अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोस्तों एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका नाम है नाफरमानी की सज़ा। मेरा नाम मोइज़ है। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत अमीर फैमिली से है। मेरे डैडी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका फूड यानी रेस्टोरेंट का पूरे मुल्क में जाल है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी एक छोटी बहन है। मैं अपनी मम्मा के बहुत लाडला था। कहते हैं ना, सोने का चम्मच मुँह में लेके पैदा हुआ था। जिस पर चीज़ पर भी हाथ रख देता वो चीज़ चाहे लाखों की होती मुझे मिल जाती। मैं बहुत ही लाडला था मगर अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार। मैं तालीमी अमल तय करते हुए यूनिवर्सिटी आ गया। वहाँ की बहुत सी लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि मैं एक अमीर ख़ानदान का इकलौता चश्मो चिराग था। मगर मैं लड़कियों से दूर ही रहता था। मगर वहाँ एक ऐसी भी लड़की थी जो मुसलसल मेरे पीछे लगी हुई थी। बिलाखिर वो मुझे अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गई। वो लड़की जिसका नाम फ़रिया था, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। फिर मैं भी इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। हर जगह मुझे फ़रिया ही नज़र आती थी। मैं अपने बाप की दौलत इस पर दोनों हाथों से लुटा रहा था। उसकी हर महंगी महंगी फरमाइशें पूरी करता। अब मैं बेधड़क उनके घर भी जाने लगा था। इसकी अम्मी भी मुझ पे बहुत मेहरबान थीं। इसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन मम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और प्यार से बोली, बेटा बैठो मेरे पास, बहुत दिनों से बैठे नहीं हो। बेटा, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए भी टाइम नहीं है? मैं उनके गले में हाथ डाल के बोला, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पढ़ाई ज़्यादा हो गई है इसलिए टाइम नहीं मिलता। मम्मा इधर उधर की बातें करके बोली, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की पसंद की है। हम चाहते हैं कि तुम भी देख लो। मैं मम्मा की बात सुन के परेशान हो गया। वहाँ फ़रिया की माँ और फ़रिया मुझसे शादी के लिए इसरार कर रही थी। मैंने कहा, मम्मा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं पढ़ रहा हूँ। मम्मा बोली, बेटा, अभी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, बस तुम लड़की पसंद कर लो, हम तुम्हारी मंगनी कर देंगे, फिर जब तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लोगे तो शादी कर देंगे। मैं मम्मा को टालते हुए बोला, मम्मा, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, फिर इस मौजू पे बात करेंगे। यह कहकर मैं मम्मा के कमरे से बाहर आ गया। वहाँ फ़रिया नाराज़ हो रही थी कि तुमने अभी तक अपने घर वालों से शादी की बात नहीं की। मैं भी फ़रिया ही से शादी करना चाहता था मगर अभी नहीं। कुछ दिनों बाद मम्मा ने फिर वही मौजू निकाला। मैंने मम्मा को साफ कह दिया कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। मम्मा हैरान होकर बोली, मगर क्यों बेटा? मैं झुंझला कर बोला, मैं मम्मा किसी और को पसंद करता हूँ। मम्मा बोली, बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो हमें इस लड़की से मिलवाओ। मैं जब मम्मा को लेकर फ़रिया के घर गया, वहाँ 3-4 मर्द फ़रिया की अम्मी से बदतकल्लुफ़ी से बैठे मजाक कर रहे थे। हमें अचानक देखकर वो लोग घबरा गए। फ़रिया की अम्मी सिगरेट बुझाती हुई बोली, ये मेरे भाई हैं। मम्मा को ये सब बहुत बुरा लगा। उनको फ़रिया और इसकी अम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी मगर मम्मा खामोशी से वापस आ गई। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, आपको फ़रिया कैसी लगी? मम्मा बोली, बेटा, बात शक्ल व सूरत और अमीरी और गरीबी की नहीं है, मुझे वो माँ बेटियाँ किरदार की कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं मम्मा से बोला, मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो बहुत अच्छे लोग हैं। मम्मा ने फ़रिया से मेरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो किसी तरह नहीं मान रही थी। मैं भी ज़िद पर उतर आया, मैं फ़रिया ही से शादी करूँगा। ये झगड़ा बहुत दिन से चलता रहा। डैडी ने तंग आके मुझसे कहा, तो ठीक है, तुम फ़रिया से शादी कर लो मगर मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से कुछ नहीं दूँगा। मैं भी गुस्से से घर से बाहर निकल आया और सीधा फ़रिया के घर पहुंचा। फ़रिया मुझे इस हाल में देख के परेशान हो गई। बोली, क्या हुआ मुइज़? मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आ गया हूँ। मैं कोई जॉब करके तुमसे शादी करूँगा। फ़रिया की अम्मी बोली, मुइज़, तुम्हारी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं है, तुम्हें जॉब कौन देगा? मैं जज्बाती होकर बोला, आंटी, मैं फ़रिया की खातिर मजदूरी कर लूँगा। इसकी अम्मी बोली, मुइज़, ये सब जज्बाती बातें हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत नाज़ों में पले हो, तुम अपने घर वापस चले जाओ।
मैं बोला आंटी मैं अपनी सब कश्तियाँ जलाकर आया हूँ, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फरिया की अम्मी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। फरिया ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और अपनी अम्मी के कमरे में चली गई। कुछ ही दिनों में फरिया और इसकी अम्मी मुझसे बेजार हो गई क्योंकि अब मैं कंगला हो गया था। डैडी ने मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया था। फरिया और इसकी अम्मी के फ्रेंड अब मेरे सामने ही बेधड़क आने लगे थे। जब मैं फरिया से कहता ये क्यों आते हैं तो वो कहती तुम भी तो हमारे घर रह रहे हो। बिलाखिर मैं एक दिन उनके रवैये से मायूस होकर अपने दोस्त के पास चला गया। मुझे अब एहसास हुआ कि मम्मा ने ठीक कहा था, मगर मैं अब वापस नहीं जा सकता था। शर्मिंदगी की वजह से मैंने अपने दोस्त से कहा मुझे तुम दुबई भेज दो, मैं वहाँ जाके तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। मेरा दोस्त बोला मुइस तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। फरिया की बेवफाई की वजह से वो ऐसी निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे माँ बाप इसे ठीक पहचाने थे, मैं ही बेवकूफ़ था। मेरी आंखों में इसकी मोहब्बत की पट्टी बन गई थी। खैर कुछ दिनों में जमाल ने मुझे अपने भाई के पास दुबई भेज दिया। वहाँ मैं बहुत अफसरदगी से ज़िंदगी गुजार रहा था। 2-3 मरतबा मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया मेरे पास। मैंने शर्मिंदगी की वजह से फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं किस मुँह से इससे बात करता। एक बार जमाल का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। सुनकर मैं तड़प गया और फ़ौरन पाकिस्तान का टिकट कटवाया। सीधा हॉस्पिटल मम्मा के पास पहुंचा। मम्मा बेहोश थी। मैं उनके पैर पकड़ के रोने लगा। मेरे आंसुओं से मम्मा के पैर गीले हो गए थे। मम्मा ने आंखें खोली और मुझे पुकारा, मुइज़ मेरे बेटे तुम अपनी माँ के पास आ गए, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं तड़प के मम्मा से लिपट गया, उनको चूमने लगा। वो भी मुझे बहुत प्यार कर रही थी। हम दोनों रोते रहे। हमारे साथ हॉस्पिटल के कमरे में जितने लोग थे वो भी रो रहे थे। बहुत ही जज्बाती लम्हात थे। फिर अपने पे काबू करके मैं मम्मा से अलग हुआ। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मेरा कसूर माफ़ी के लायक तो नहीं है। आप सच कहती थी वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्हें मेरी दौलत का लालच था। मम्मा बोली तो बेटा तुम फिर घर वापस क्यों नहीं आए। मैं बोला मम्मा मैं किस मुंह से आता, मैं बहुत शर्मिंदा था। बेटे ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, यानी तुम्हारा। डैडी ने सब इनके बारे में मालूमात ले ली थी, इसीलिए तुमसे कहा कि तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा और अकाउंट भी बंद कर दिया था कि तुम्हें हकीकत इन लोगों की मालूम हो जाए, जो तुम्हें जल्द ही मालूम हो गई। मगर तुमने गलती की और दुबई चले गए। मम्मा इतनी बातें करके फिर बेहोश हो गई। मैंने डैडी से भी माफ़ी मांगी, सब ने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने फिर डैडी से पूछा मम्मा को क्या हुआ था। डैडी बोले तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सदमा ले लिया है, वो हर वक्त तुम्हें याद करती थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर तुम्हारे दोस्त जमाल से तुम्हारे मुतालिक पता चला। फिर ये भी मालूम हुआ कि तुम दुबई चले गए हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बहुत फ़ोन किया मगर तुमने उठाया ही नहीं। फिर मैंने जमाल के ज़रिए पैगाम भिजवाया। बस अब तुम ये दुआ करो कि तुम्हारी माँ सही हो जाए, फिर हम पहले की तरह हंसी खुशी रहेंगे। मैंने कहा आमीन, मगर लगता था मम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। इसी रात फजर की अजान पर मम्मा रज़ाए इलाही से फौत कर गई। मेरा तो कलेजा भी फट गया ये ख़बर सुन के कि मेरी वजह से मेरी प्यारी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरे गम से बुरी हालत थी। कब्र कलेजा फट रहा था। खैर मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को कब्र में उतारा। मैं मम्मा को छोड़कर कब्रिस्तान नहीं जाना चाहता था, मगर डैडी ने मुझे वहाँ से उठाया और गले लगाकर बोले बेटा घर चलो, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। मैं रोते हुए बोला नहीं डैडी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अपने को माफ़ नहीं करूँगा। डैडी बोले बेटा अपने को कसूरवार ठहराना छोड़ दो, जब यही अल्लाह की मर्ज़ी थी। खैर हम घर लौट आए अपनी अज़ीज़ माँ को छोड़कर। ये दुनिया है जब से माँ गई थी मेरे
मेरे को सब्र नहीं आ रहा था। मैं मुस्तकिल तड़प रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे, शायद सब घर वाले सो रहे होंगे। मैंने खामोशी से घर से निकल के मम्मा की कब्र पे पहुंच गया और रो रो के उनसे माफ़िया मांगने लगा। मेरा चेहरा आंसू से तर हो रहा था। जब इंसान या तो गुस्से में हो या गम में, तो फिर इसे किसी भी बात का एहसास, डर खौफ नहीं होता। मैं भी हर एहसास से इस वक्त आरी था। मुझे इस वीरान कब्रिस्तान में भी डर नहीं लग रहा था। बस एक सोच थी मेरे दिमाग में कि मेरी नादानी की वजह से मेरी प्यारी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मुझे कब्र पर बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई जो कुछ अजीब थी। रास्ते से हटो। मैं बगैर पीछे देखे थोड़ा सा साइड में हो गया, मगर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई किसी के कदमों की। मैंने पलट के देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, जब यहाँ से जाना नहीं था तो मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पे पड़ा। मैं कुछ देर के लिए चकरा गया, फिर गुस्से से बोला, क्या बुज़दिलों की तरह छुप कर वार कर रहे हो? हिम्मत हो तो सामने आओ। फिर क्या था? बहुत से हेवले मेरे चारों तरफ नज़र आने लगे। उन्हीं ने मुझे फुटबॉल बना दिया। मैं बुरी तरह खौफ से चीख रहा था, मगर इस वीरान कब्रिस्तान में मुर्दों के सिवा कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। जब सुबह फजर की अजान की आवाज़ आई तो वो हेवले गायब हो गए। कुछ देर बाद गोरकन भी नमाज के लिए उठा और मेरी आवाज़ पर मेरी तरफ आया। मुझे इस हालत में देख के परेशान हो के बोला, आप कौन हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं? गोरकन मुझे सहारा देकर अपनी कोठरी में लाया। पानी पिलाने के बाद बोला, हाँ बेटा, अब बताओ तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? मैंने अपनी सारी बातें बताई। बोला, यहाँ इतनी रात को कोई अकेला नहीं आता, यहाँ जिनों का बसेरा है। हम अगर कभी रात को कब्र बनाते हैं तो इनसे इजाज़त लेकर करते हैं। आपने तो उन्हें ललकार भी लिया। आपके साथ तो ऐसा ही होना था। वो तो शुक्र है कि आप बच गए। मैंने भी अल्लाह का शुक्र किया। फिर गोरकर मुझे मेरे घर छोड़ने आया। मेरे वालिद और बहन मुझे इस हाल में देख के परेशान हो गए। फिर गोरकर ने उन्हें सब तफसील से आगाह किया। मेरी तबीयत कुछ दिनों बहुत ख़राब रही। मुझे रात होते ही मैं सोती जागती आँखों से इन्हीं हेवलों को देखता और चीखने लगता। मेरे डैडी पहले तो ये समझे कि माँ के मरने की वजह से मेरा दिमाग उलट गया है। मेरा इलाज डॉक्टरों से करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पे किसी बुज़ुर्ग के पास मुझे ले गए। उनके इलाज से मुझे धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा। खैर, कुछ अरसे बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मम्मा की बरसी के बाद मैंने मम्मा की पसंद की लड़की से शादी कर ली। वाकई वो बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बहू और बहुत अच्छी भाभी साबित हुई। मैं आज भी बहुत खुश हूँ। हमारे बड़े हमेशा हमारे लिए सही फ़ैसला करते हैं, मगर हम ही बेवकूफ़ नहीं समझ पाते। काश हम वक्त रहते ये बात समझ सकें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।